आपके समक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल जी और सांसद अजीत दीपेंद्र जी, कार्यकारी अध्यक्ष मेरी बेटी श्रुति जी, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, और आज का जो कार्यक्रम हुआ जिसमें दिन रात मेहनत करी आयोजनकर्ता श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी और हमारे साथी रहे मंत्री व पूर्व विधायक सरदार परमवीर सिंह जी, यहाँ जिला के पूर्व अध्यक्ष सरदार रणधीर सिंह जी और हमारे साथी रहे पूर्व विधायक जरनैल सिंह जी और विधायक शिषपाल जी, विधायक अमित सियाग जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, जो सब इसी इलाके के हैं, और हमारे साथी अरविंद शर्मा जी, वह हम सब साथी आए। अभी सबके विचार सुने आपने। कैप्टन अजय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा पंडित कुलदीप शर्मा जी और पूर्व अध्यक्ष विधानसभा मेरे बड़े भाई डॉक्टर रघुवीर काजन जी और हमारे बहुत तगड़े साथी जो हिसार से एमपी भी रहे भाई जयप्रकाश जी, जेपी जी, राव दान सिंह जी, और संचालन कर रहे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे और बहुत समय तक जो है इनेलो के अध्यक्ष भी रहे। आज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जिस प्रकार से संचालन कर रहे हमारे अशोक अरोड़ा जी और भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी, एनएसयूआई के सेवा दल के सभी हैं। और जो ये आज ये पंडाल है, रात को आंधी आ गई थी, रातों रात जो युवाओं ने फिर से तैयार किया, आनंद की उसमें देख रेख में मैं उन युवाओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत करी। आनंद गिल्लाखेड़ा जी के देखिए बहुत देर से आप बैठे और पसीना भी बहुत आया हुआ है आपको। एक बात कह के जा रहा हूं, ये लिख लेना, आज जो आपने पसीना लिया है ये पसीना खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये कोई चुनाव नहीं है, कोई वोटों के लिए नहीं कहने आए हम तो अपनी बात, आपकी बात सुनने आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं। और आज क्या कहां प्रदेश जा रहा है ये हम आपसे बताने के लिए आए हैं। क्योंकि जो हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी और जेजेपी की, जो लोगों के समक्ष तो जो वायदे किए थे उनको आना चाहिए कि भाई हमने ये वायदा किया था ये पूरा कर दिया। ये सरकार तो फेल है भाई। इस वास्ते हम विपक्ष आपके समक्ष आए हैं, जो हम वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे और जो इन्होंने कहा इनको खोलेंगे। देखिए आज फरीदाबाद, इस फतेहाबाद के तकलीफों का मेरे को मालूम। पहले मैं जिले की बात करता हूं। आज यह जिला विकास में, शिक्षा में और रोजगार में पिछड़ गया, पिछड़ा हुआ है। आज जो रोजगार मिलना चाहिए था, जो इस जिले को न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर में दिया था, वो एक अलग शहर बनता, हजारों लोगों को वहां पे रोजगार मिलता, लेकिन सरकार कछुए की चाल चल रही है। अब तक तो हमारी सरकार होती तो कभी बन के तैयार हो जाता वो, और पूरे देश में और प्रदेश में बिजली जाती उसकी। और यहाँ पर प्रशासनिक तौर पे अपेक्षा की जा रही है, सरकार में पूरी हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। आपने देखा यहाँ क्या परिस्थिति है, वैसे तो सारे हरियाणा में है, लेकिन यहाँ खास तौर पे क्या है, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अरे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, बाहर हड़ताल में बैठे रहते हैं।
और भाई कोई विकास का पैसा लेने जाओ तो खजाना खाली, कर्जा बढ़ा रहे। ये परिस्थिति सरकार ने कर दी है और नशे का जो हमारी पीढ़ी को खराब कर रहा है, चाहे वो अब देखो जिन बच्चों का स्कूल में जाने का समय हो उनको नशे के टीके लग रहे हैं, जिनको पढ़ना चाहिए चिट्टा बट रहा है, चिट्टा नहीं रोका जा रहा। ये क्यों भाई? किसकी? ये खाली सरकार की संरक्षण के बगैर ये काम हो नहीं सकता है। कोई ना कोई इसका संरक्षण दे रहा है, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहा है। ये आपके सामने है। बाकी आप सबको मालूम है कि यहाँ मैं आया तो कुछ लोग हड़ताल पे बैठे थे। मैंने प्रहलाद गिल्लाद जी से पूछा कि भाई ये क्यों बैठे हैं? बोला जी एक ओवरब्रिज बनवाने के लिए बैठे हैं, कई एक्सीडेंट से कई मृत्यु हो गई। 8 साल हो गए, एक वो नहीं बना। अरे कमाल की बात है हमारे सब। तो ये सरकार जो है भाई, ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। आपके सामने जो है क्या नहीं, यहाँ पर रोज हत्या, लूट पूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सारे काम हो रहे हैं आपके सामने, रोज के रोज हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं। कोई आज प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बहन बेटियां तो दूर, हमारे जो नौजवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं कहाँ जाएगा। बस ये है कि सरकार का रोज कोई ना कोई नया घोटाला सुनने को मिल जाता है। कभी शराब का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी बिजली की मीटर का घोटाला, कभी दवाई का घोटाला, कभी पेपर लीक का घोटाला, कभी नौकरियों का घोटाला, कभी यमुना की माइनिंग का घोटाला, कभी डाडम की माइनिंग का घोटाला। घोटाले हैं, लेकिन एक भी घोटाले में किसी बड़ी मछली की नहीं पकड़ी हुई है, छोटी मछली को पकड़ते हैं। ये देखो, जब तो ये प्रदेश जो है कर्जे में डूब गया। 2014 में जिस प्रदेश पे कुल 60,000 करोड़ कर्जा था, आज 2 लाख से भी ज्यादा करोड़ हो गया इतने दिन में। कहाँ जाएगा हमारे बच्चों का भविष्य? क्या होगा? मैं कल से यहाँ आया हूँ, मैंने देखा, मैं रेस्ट हाउस में था जब भी बिजली चली जाती थी। हमारे समय में कभी बिजली नहीं गई। आज 8 घंटे किसान को बिजली देनी चाहिए, लेकिन देखिए 5 घंटे, कभी 5 घंटे भी नहीं देते। बिजली कहाँ गई भाई? वो 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, गोरखपुर में न्यूक्लियर प्लांट लगाया और नए हमने समझौते किए बिजली के। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा के पास जरूरत से ज्यादा बिजली थी। आज ये देख रहे, क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से की बिजली बेच दी। तो ये आपके सामने बिजली कठिनाई में है, शिक्षा में और खेलकूद में तो सभी मेरे से बोलने वाले ने कह दिया। आज खेल खिलाड़ी परेशान, इस सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब परेशान हैं। कोई सुख की चैन नहीं ले रहा। मैं कल आया था यार, कल मैं रात शाम को यहीं था और बहुत सारे लोग मेरे को मिले। मेरे को किसान भी मिले, मैं कर्मचारी भी मिले और भी बहुत सारे लोग मेरे को मिले। ये देखो सारे जो रिप्रेजेंटेशन लिख के दे के गए वो सारे मेरे को मिले। तो खास तौर पे मैं किसानों से शुरू करना चाहता हूँ। किसानों की मांग थी, एक तो फसल का खराबा हुआ, उसका मुआवजा पूरा नहीं मिला। जो बेमौसमी की वजह से कम फसल हुई, कम दाने हुए, तो 500 रुपये क्विंटल जो है इन्होंने बोनस मांगने का काम किया। बोनस मांग रहे थे, मेरी भी बहुत दिनों से मांग है। दूसरी उनकी ये थी कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी दी जाए, क्योंकि एमएसपी भी किसान को नहीं मिलती। किसान के ऊपर जो दर्ज किए हुए मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए और जो किसान
अपने जान कुर्बान कर चुके, 1 साल तक वहां उन किसानों को मुआवजा दिया जाए, एक एक नौकरी दी जाए उनके घर में, ये मांगे हैं। अब अलग अलग कर्मचारी भी मिले मेरे को, कर्मचारी मिले आपके, एक तो कोविड के समय में, मतलब ये सरकार नौकरी देने का काम नहीं कर रही, निकालने का काम करें। कोविड के समय में 2200 कर्मचारी लगाए थे और 2 साल उनसे काम लेके थोड़े दिन पहले छुट्टी कर दी और कहा फिर देंगे, लेकिन कोई नहीं। इसी प्रकार से 1900 पीटीआई जो मुख्यमंत्री का भी वायदा था कि हम लगाएंगे 1.5 साल पहले, वो कोई नहीं, सब ऐसे ही है। इसी तरह आंगनबाड़ी वर्कर और वो कर्मचारियों को आपने देखा, फिर पुलिस के कर्मचारी, वो कह रहे जी हमारे को वो मिलता था बस का भाड़ा, स्टेट से बाहर कभी दिल्ली जाना पड़ता, कभी पंजाब में जाना पड़ता, वो भी काट लिया गया। तो भाई किसका क्या भला किया इस सरकार ने? किसी का भला करने का काम नहीं किया। तो हम क्या करेंगे ये बताना चाहता हूं कि समय आपका बहुत हो गया। मैं किसान की बात करना चाहता हूं। पहले किसान, इनका वायदा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। हुई भाई दुगनी? खर्चा तो दुगना तिगना हो गया कि नहीं? हमारे समय में डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता मिलता था, ना पेस्टिसाइड पे कोई टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, ना खाद पे था। अब हर चीज पे जीएसटी लग गया। हमारा उदयपुर में हुआ था, सोनिया जी ने मेरे जुम्मे लगाया, पार्टी ने किसान के क्या करना चाहिए, हमने वह पास कर दिया। हमारी सरकार आएगी तो ना खाद पर, ना ट्रैक्टर पार्ट पर, ना पेस्टिसाइड पर कोई जीएसटी नहीं होगा, ताकि लागत सस्ती हो। और जो दिल्ली में भी मांग थी, कल भी किसानों ने मांग की, जो एमएसपी होगी उसको कानूनी गारंटी दी जाएगी, लीगल गारंटी दी जाएगी, तो कोई कर ना सके। और एमएसपी किस बात पे, कैसे नापी जाएगी, कैसे फैसला किया जाएगा? वो C2 प्लस 50% मुनाफा जो स्वामीनाथन ने कहा था, हमारी कमेटी ने दिया था, उस पर आकर जाएगी एमएसपी, सबको दी जाएगी। आपको इसी प्रकार से जो फसल बीमा है, आप सब उससे पीड़ित हैं। फसल बीमा जो है, इसमें क्या है, प्राइवेट कंपनियां आ गई। पिछले कुछ साल में कंपनियों ने 34,000 करोड़ मुनाफा कमाया है, किसान को कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर हमारी सरकार आएगी तो भाई फसल बीमा की हम शक्ल बदलेंगे और प्राइवेट कंपनी नहीं, सरकारी कंपनियां होंगी जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे करे जैसे, और एक अलग से वो बनेगा, ताकि जिस तरह LIC है, भाई ठहर जाए डोला ले, 1 मिनट रुक जाओ, जैसे LIC है, इस प्रकार से फसल बीमा योजना भी पब्लिक सेक्टर में होगी, सरकारी क्षेत्र में होगी। ये आपने फिर जैसे मैंने कहा कि किसान आज दुगनी आमदनी तो नहीं करी इन्होंने, लेकिन भारत के किसान पर कर्जा दुगना कर दिया। 2014 में पूरे देश के किसान पर 8 लाख करोड़ कर्जा था, और आज जब देश आजाद हुआ जब से लेकर 14 तक, और आज 14 से आज तक कितना हो गया, 16 लाख करोड़ कर्जा हो गया। तो अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो भाई कर्जे के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा, ताकि वो उस पर निपटारा हो, बातचीत से हो। और जिस प्रकार इंडस्ट्री का होता है सेटलमेंट, समझौता, उसी प्रकार से होगा। और किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, किसी भी किसान पर मुकदमा नहीं चलेगा, और तरीके हैं ये है। और जो बीमा योजना है, इसमें किसान को तो मिलेगा ही, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है, जो जमीन का मालिक है उसको तो मिल जाएगा बीमा,
लेकिन उसमें जो मजदूर हैं, जिनके पेट की वो थी, जो मजदूरी जिनको करनी थी, वो भी तो अपने वंचित हो गए मजदूरी से। उनका भी उसका इसमें हिस्सा रखा जाएगा, जितना बीमा मिलेगा, ताकि मजदूर का भी भला हो। इसी प्रकार से सवाल आया भाई बुढ़ापा पेंशन का। हमने कहा था उस टाइम कि भाई 5100 रुपये हम करेंगे, वो तो कई साल हो गए। अब का सरकार आई तो कितनी करेंगे? 6000 रुपये से शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आजकल जो है ना 200 के नोट चल रहे हैं ना, 200 का, रोज एक 200 का नोट किसान को मिले, ताकि बुजुर्ग को मिले, ताकि वो अपने सुख से रोटी खा सके, अपने सम्मान से रोटी खा सके। इस प्रकार से बैकवर्ड क्लासेज है हमारे। बैकवर्ड क्लासेज का क्रीमी लेयर जो है इन्होंने 8 लाख थी, 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। इसका मतलब क्या है? नियत में खोट है। जिसका घर में चपरासी लग गया, पटवारी लग गया, तो वो नौकरी से वंचित हो जाएगा। डोमिसाइल की उम्र 15 साल से 5 कर दी, उसका लाभ भी नहीं पहुंचेगा। तो भाई हम ऐसा काम करेंगे, हमारी सरकार आई तो क्रीमी लेयर की लिमिट 6 लाख नहीं 10 लाख करेंगे, और उसमें तनख्वाह नहीं जुड़ेगी। और उसको जानने के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जनगणना जाति के आधार पर करें, ताकि जिसका जो हक हो वो उसको हक मिल सके। तो इस प्रकार से है, और बहुत सारी बातें हैं। बाकी सारी तफसील में आपने सारी बात करी। भाई फतेहाबाद की, जैसे मैंने कहा, मैं आज सैर कर रहा था सवेरे, ये कॉलोनी है, मैं नाम भूल गया उसका, बहुत अच्छे मकान बनाए हुए हैं। तो एक आदमी आया, बोला जी आप नहर के पानी का इंतजाम कर गए थे, काफ़ी जगह आया है, लेकिन इस बार अब तक पानी नहीं आया, पीने का पानी नहीं। अरे जो सरकार पीने का पानी नहीं दे सकती, वो किसका क्या करेगी? इस प्रकार से फतेहाबाद की सड़कें देखो, फतेहाबाद में कोई विकास चीज़ का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार कर्जा ही लेती है। तो भाई एक बात मैं कह सकता हूँ, आज आपकी ये भीड़ देखकर ये अब रुकने वाली नहीं है। यहाँ की आवाज़ उठी हुई पूरे हरियाणा में जाएगी, राजनीति का रंग लेकर आएगी। भाई फतेहाबाद ने जो मान सम्मान दिया है, जो हमारा हौसला बढ़ाया है, भाई इसको फतेहाबाद को हम सवाया करके देंगे। हाँ, जैसे कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, SC कमीशन है, वो सब बहाल करेंगे। हम 36 बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी करेंगे। और भाई अभी जब मैं आया तो एक हमारे साथी आए पुराने, और वो इधर उधर हो गए थे। अशोक मंगाली वाला बोला जी मैं तो आपके साथ आ गया, अभी आया। कहाँ गया भाई अशोक बैठा था। अशोक कहाँ गया? चलो वो भी भाई, जो इस तरह बहुत सारे साथी हैं, आप देखोगे अलग 8 पूर्व विधायक वहाँ मिले, अब रोज कोई ना कोई आ रहा है। मेरे को लगता है कि औरों का तो बस्ता खाली होने जा रहा है। तुम करोगे? आज जब यहाँ फतेहाबाद की तारीख हमने रखी, 29 तारीख हमने रखी, तो भाई इनको हो गया, इनके चूहे दौड़ने लग गए। एक ने सरसा में रख दी, एक ने ये रख दी अपना टोहाना में रख दी, एक ने कुरुक्षेत्र रख दी। खैर टोहाना वाला तो टल कैंसिल कर गया। आज सरसा की देख लो, कुरुक्षेत्र की देख लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई सी भी रैली इससे आधी भी नहीं, आधी भी हो तो मेरे को बताना। मैं इस बात की आपको मुबारकबाद देता हूं। ये साफ एक दर्शाता है, लोगों की 36 बिरादरी की एक मंशा दर्शाता है कि आने वाला समय लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, मौजूदा नेता के साथ रहेंगे। और भाई हम संघर्ष शुरू कर रहे हैं, हमारे संघर्ष का साथ दोगे? हाथ खड़े करके बता दे दोगे तो भाई कोई रोकने वाला नहीं है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को जनता की आवाज
कोई रोक नहीं सकता है। जनता की आवाज आज फतेहाबाद से ललकार दे चुकी है। हुड्डा साहब को बाजीगर समाज की तरफ से पगड़ी भेंट के स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में पूर्व विधायक जीलाराम शर्मा जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। और आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, प्रेस के साथियों का, कि जिन्होंने पूरा इसमें सहयोग दिया। अब